हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं, उस पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी रहती है कि पुराना इतिहास जानने के बारे में, खासकर राजनीति वाला। तो सारे मुख्यमंत्री हम सिर्फ 5 मिनट में जो 11 मुख्यमंत्री अब तक हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग एक राज्य के रूप में बनता है, पंजाब से अलग होकर। मेनली इसमें मांग जो थी वो ज़्यादा सिखों की तरफ से थी कि भी फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर जब राज्य पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तो भाषाई आधार पर कई राज्य बने थे। तो पंजाब को क्यों नहीं बनाया गया? जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके लिए अलग राज्य होना चाहिए, और जो नॉन पंजाबी है उसका अलग कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आंदोलन वगैरह बहुत होते रहे। अकाली दल बहुत मुखर होकर इसमें आ रहा था, और इंदिरा गांधी को ये मांग माननी पड़ी, और 1 नवंबर 1966 को फाइनली हरियाणा को अलग कर दिया गया। इसमें जो राजधानी है, जो हाई कोर्ट है और जो मुख्यमंत्री है, ये सब अलग किए जाने थे। राजधानी और हाई कोर्ट वो चंडीगढ़ में ही रखा गया, जो आज तक वही है, जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, और राजधानी भी का काम भी करती है पंजाब का और हरियाणा का। और मुख्यमंत्री तो अलग बनाए जाने थे, तो मुख्यमंत्री बनाए गए भगवत दयाल शर्मा, जो कि बेरी से आते हैं। बेरी महम में झज्जर में पड़ता है। झज्जर अब एक अलग जिला है, पहले जिला रोहतक ही हुआ करता था। जो 7 जिले 1 नवंबर 1966 को जब अलग हुआ था हरियाणा, तब 7 जिले थे, उसमें से रोहतक था, तो इसलिए रोहतक से आते थे। तो अब बात ये थी कि कुछ और नेता थे, जैसे देवीलाल थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, वो खुश नहीं थे, वो सोचते थे कि उन्हें सीएम बनाना चाहिए था। तो इसको लेकर ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक डावाडोल सी ही रही, वो विरोध करते रहे। और 1967 में फिर आगे जाके चुनाव होते हैं, कुछ महीने तक बीडी शर्मा रहते हैं, जो 1962 में आपके एमएलए बने थे, पर वो पंजाब के एमएलए थे। 66 में वो हरियाणा के एमएलए ऑटोमेटिकली हो गए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हरियाणा विशाल पार्टी बनाते हैं राव वीरेंद्र सिंह, वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और हरियाणा विशाल पार्टी बनाते हैं। और उसमें जब 1967 में चुनाव होते हैं, तो उनकी सरकार भी आ जाती है। वो रेवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके बाद इनकी जब सरकार बन जाती है, तो इंदिरा गांधी को अच्छा नहीं लगता। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पे जब नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई, वो क्यों आई उसका एक कारण ये भी था कि इंदिरा गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री बनी थी, तो कई लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था कि बहुत सीनियर लीडर थे, लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनका नंबर आना चाहिए था। तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जब हुई, तो राज्य स्तर पर कांग्रेस 9 स्टेट में हार गई चुनाव। उन 9 स्टेट में एक हरियाणा भी था, और हरियाणा में भी 9 स्टेट में सभी में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और बर्खास्त कर दिया। वो नहीं देख सकती थी कि कांग्रेस के अलावा और कोई भी गवर्नमेंट बने। तो 1967 में ही क्या कर दिया जाता है? पहला राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा 1977 में लगाया, और तीसरा 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। इसके बाद राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो चुनाव होता है उसकी। फिलहाल के लिए क्या होता है कि राव इंद्रजीत सिंह इनके बेटे भी हैं, राव वीरेंद्र सिंह के, जो बीजेपी में एमपी भी हैं। और 1980 में इंदिरा गांधी के कहने पर राव वीरेंद्र सिंह वापस से कांग्रेस में मिल गए थे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में रहे, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में चले गए थे। इसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आते हैं आपके बंसीलाल जी। तो बंसीलाल जी जो हैं, वो आते हैं 1968 में फिर से चुनाव करवा के, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया, तो 2 बार चुनाव का भार पड़ा राज्य के ऊपर। 67 में चुनाव हुए, फिर 68 में चुनाव हुए। उसके बाद बंसीलाल तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक बार ये 1968 में बन गए थे, उस बार दोबारा चुनाव आपका 1972 में होता है, क्योंकि ये 4 साल ही रह गया। 1967 से 72, 5 साल की आपकी विधानसभा चलती है। 72 में फिर चुनाव होता है, तो फिर बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 1986-87 में एक बार और बनते हैं, और फिर 1996 में हरियाणा विकास पार्टी अपनी अलग बनाते हैं कांग्रेस से, और फिर बनते हैं। कुल मिला के 4 बार ये सीएम रहे थे। इनको विकास पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। केंद्र में भी इनकी भूमिका रही, इंदिरा गांधी के बहुत खास माने जाते थे। तो केंद्र में रक्षा मंत्री, बिजली मंत्री, रेलवे मंत्री, परिवहन मंत्री, काफ़ी सारे पदों पर अलग अलग रहे थे। ये शराबबंदी के लिए प्रश्न आता है कि उन्होंने 1996 में हरियाणा में शराबबंदी की। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की थी 1969 में चंडीगढ़ में। उसके बाद 1981 में इसको शिफ्ट कर दिया गया भिवानी के अंदर।
1970 में हरियाणा पहला राज्य बना था जिसमें हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। इसका श्रेय भी बंसीलाल को जाता है। ये अपना चुनाव एमएलए का लड़ते थे तोशाम से। इसके बाद क्या होता है, बंसीलाल जी के बाद चौथे सीएम कौन बने थे? बनारसी दास गुप्ता। वो कब बने थे? 1975 में बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि 1975 में बंसीलाल को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया जाता है, रेल मंत्री। तो बंसीलाल का सीएम वाला पद खाली हो जाता है। तो वहां पे बनारसी दास गुप्ता को एक सेफ हैंड के तौर पर बना दिया जाता है कि वो बहुत मतलब मुखर नेता नहीं है, चलो एक बार इनको बना देते हैं। और इसके ये इमरजेंसी का दौर भी आया इसमें, 1975 से 77 में बीच में रहा था, इमरजेंसी का दौर भी रहा। और 1977 में इसी दौरान में एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है बीच में, जब पूरे देश में एक तरह से राष्ट्रपति शासन था तो यहाँ भी लगा दिया जाता है। और ये सेकंड टाइम था जो। उसके बाद क्या हुआ था कि ओम प्रकाश चौटाला जब एक बार मुख्यमंत्री बने थे, और महम का चुनाव का कांड आगे पढ़ेंगे हम, तो उस दौरान भी एक बार बनारसी दास गुप्ता को चौटाला की जगह बनाया जाता है, क्योंकि चौटाला 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाते हैं महम से। तो उस दौरान एक बार ये होते हैं। अगर मैं बात करूं पांचवें सीएम की, देवीलाल जी की, ताऊ के नाम से मशहूर थे ये। ये देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1989 में, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी तब। और फिर बाद में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट भी आई 1990 में, तब भी उप प्रधानमंत्री यही रहे थे। इनकी समाधि जो है वो है संघर्ष घाट नाम से दिल्ली में। और ये एमएलए कई बार चुने गए हैं पंजाब में 52, 57 और 62 के चुनाव में। और जब आपका हरियाणा अलग बना था ना, तो देवीलाल चंद्रशेखर देवीलाल राव वीरेंद्र सिंह, ये कई सारे थे ना। तो जब भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था सीएम, तब ये नाराज तभी से चल रहे थे। करते कराते बाद में जब इनको सीएम का पद नहीं मिला तो 1972 में इन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, जनता पार्टी में आ गए। फिर जनता दल बनाई, उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी बनाई, फिर लास्ट में इंडियन नेशनल लोक दल इन्होंने बनाई थी। अच्छा, चुनाव की बात करें तो ये भट्टू कला से लड़ते थे और महम से चुनाव लड़ते थे। भट्टू से भी एमएलए का जो चुनाव है। और 1977 के अंदर जब इमरजेंसी के बाद सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस हार गई थी पूरी तरह, तो उस टाइम जीतना तय था हर किसी का जो नॉन कांग्रेसी था। तो 1977 में इनकी पार्टी अच्छे बहुमत के साथ आई थी और ये मुख्यमंत्री बने थे। पर 1979 में ही इनके एमएलए चले गए थे भजनलाल के पास, तो 1979 में भजनलाल आपके मुख्यमंत्री बन गए थे। 1987 में एक बार फिर से ये चुनाव लड़के महम से और हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। 1989 तक मुख्यमंत्री भी रहते हैं दूसरी बार। पर उसके बाद ये 1989 में क्या बन जाते हैं? ये देश के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो सीएम का जो पद खाली हो गया था हरियाणा में, उसको किसी सीनियर लीडर से बढ़ने की बजाय ये अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, जो ना राजनीति में थे, ना ही एमएलए थे, ना कोई चुनाव लड़ा था, उसको बना देते हैं। और उसके बाद विवाद स्टार्ट हो जाता है, जिसका नुकसान देवीलाल को हमेशा रहता है। छठे नंबर पर उसके बाद मैं बात करूंगा भजनलाल की, ठीक है ना। आदमपुर से ये चुनाव अक्सर लड़ते थे, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतते हैं। इसके अलावा इन्होंने सांसद का जो चुनाव है वो करनाल से और हिसार से भी लड़ चुके हैं। पाकिस्तान में इसका इनका जन्म हुआ था। और भजनलाल जी की बात करें, एक बार तो इनको मौका मिला था 1979 में, ठीक है ना। 1979 में मौका मिला था। 1982 और 1979 दो बार ये यहाँ पे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। इसके बाद एक बार फिर इनको मौका मिलता है 1991 में चुनाव होने के बाद, जो ओम प्रकाश चौटाला के बाद राष्ट्रपति शासन लगा, फिर आपके चुनाव हुए थे, ठीक है। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ऊपर आई थी, नीचे भी कांग्रेस आई, तो उस टाइम फिर से ये सीएम बनते हैं। उसके बाद दौर आता है ओम प्रकाश चौटाला का। ओम प्रकाश चौटाला को कैसे सत्ता मिली थी? राजनीति में एक्टिव नहीं थे, पर क्योंकि ताऊ देवीलाल जो कि मुख्यमंत्री थे हरियाणा के 1989 में, वो जब उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने बेटे को बिना एमएलए होते हुए भी सीएम बना देते हैं 1989 में। पर होता क्या है कि महम से चुनाव लड़े हुए थे देवीलाल जी, तो महम की सीट खाली हो जाती है। तो महम पे आनंद सिंह दांगी, जो यहाँ के एक नेता थे इनेलो के ही, वो कहते हैं कि भाई यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला को क्यों लड़वाया जा रहा है जब हम हैं, तो ये तो पुत्र वो है। वो विद्रोह कर देते हैं, वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग होती है, मारकाट होती है, और फाइनली क्या होता है कि चुनाव ठीक से नहीं होता, तो चुनाव को रद्द कर दिया जाता है।
रद्द करने के बाद क्या होता है कि अब दिक्कत ये थी कि दोबारा चुनाव करवाया गया ना, तो वहाँ भी 8 लोग मारे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रद्द कर दिया। इतने में 6 महीने पूरे हो गए और आपको पता है, आप सीएम बनो या पीएम बनो, 6 महीने के अंदर आपको एमएलए, एमपी बनना पड़ेगा। तो वो नहीं बन पाए थे। तो उस दौरान फिर एक बार स्टेपनी के तौर पर बनारसी दास गुप्ता को इनेलो पार्टी जो है, वो सीएम बना देती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा फिर थोड़े 51 दिन रखने के बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन जाते हैं। फिर चुनाव करने की कोशिशें करने ही वाले थे। उससे पहले क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है इनेलो पार्टी में भी, विधानसभा में भी और ऊपर लोकसभा में भी देवीलाल जी के सामने कि ये तो हद ही कर रखी है आपने, बार-बार इसी को बनाए जा रहे हो आप। फिर इसको हटाते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी को और हुकम सिंह जो चरखी दादरी से एमएलए थे, इनको एक बार बना दिया जाता है 9 महीने के लिए, 8-9 महीने के लिए इनको बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है हुकम सिंह जी को भी। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर ओम प्रकाश चौटाला को क्या करते हैं, सीएम बनाते हैं। 14 दिन सीएम रहते हैं, फिर बवाल हो जाता है। तो फिर इनको हटाया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद फिर इतने में चुनाव आ जाते हैं। चुनाव में फिर क्या होता है कि भजनलाल आपके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पर बाद में एक बार चौटाला को मौका मिलता है 1999 के चुनाव में, तब ये अपने दम पर बहुमत से जीतकर और सीएम बनते हैं। तो कुल मिला के ये 5 बार सीएम बने, पर सारे ही 6 साल लगभग ये रह पाए, ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे। सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन थे, ये प्रश्न अक्सर आता है। 5 बार बने थे, ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे। 8वां जो मुख्यमंत्री थे वो हुकम सिंह जी थे, एक्सीडेंटली बने थे, आपको पता है, महम कांड के कारण। 9वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये आते हैं आपके रोहतक से। रोहतक के सांघी में इनका जन्म हुआ था। किलोई जो हलका है, वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और ये 2 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से। उसके बाद बीजेपी की आगे गवर्नमेंट आती है, तो ये इस्तीफा दे देते हैं एक बार कांग्रेस से कि हार के कारण। तो कुल मिला के एक प्रश्न ये आता है कि तमिल भाषा जो हरियाणा की हिंदी के बाद सेकंड ऑफिशियल भाषा थी, जिसको 1970 में तमिल भाषा को दर्जा दिया था बंसीलाल जी ने, इसको ख़त्म कर देते हैं और पंजाबी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज 2010 में बना देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इनके पापा जो थे रणबीर सिंह हुड्डा, वो संविधान सभा के भी सदस्य थे और पहली जो लोकसभा हुई थी, पहले चुनाव भारत में जो हुए थे 1951-52 में, तब वो एमपी बनकर गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर देखूं, 10वें जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर बनते हैं। मनोहर लाल खट्टर का संबंध रोहतक से भी है। रोहतक में महम के निदाना गांव से इनका जन्म हुआ था और करनाल से ये चुनाव लड़ते हैं। ये अविवाहित मुख्यमंत्री हैं और अब बुरी हालत जो हो गई थी बीजेपी की, लगभग लोग इन्हीं को जिम्मेवार मानते हैं हरियाणा में बीजेपी की बुरी हालत के लिए। बाद में फिर इनको अब हटा के और इनको बना दिया गया, शहरी विकास मंत्रालय दे दिया गया केंद्र सरकार में और इनकी जगह 11वां मुख्यमंत्री बनाया गया नायब सिंह सैनी को। ठीक है, बिना चुनाव हुए बीच में ये बनाया गया है। तो ये पूरी जानकारी थी। ऐसी ही वीडियोज आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी, हरियाणा के ऊपर छोटी छोटी वीडियोज, जिसमें आपके एक कंसेप्ट का पूरा ब्रीफ मिलता रहेगा। आपको ये कैसी लगी, आप इस वीडियो के नीचे बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा और आप किस पे अगली वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।